हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नाम से आपको पता चल गया होगा कि किससे रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड। और विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या करते हैं, दिन ब दिन बहुत यूज करते हैं। जैसे कि सुबह उठते हैं तो हम फोन मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, सभी चीजों में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपके साथ में क्वेश्चन होता होगा, मन में क्वेश्चन होता होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, प्रोड्यूस कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो वो सब चीजें हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। बट वो सब चीजें प्रोड्यूस कैसे होती है, उसके लिए बेसिक स्टार्ट होता है हमारा आवेश की वजह से। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वो सभी चीजें किसकी वजह से होती है, आवेशों की वजह से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा विद्युत आवेश के लिए। ठीक है, तो विद्युत आवेश स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम इसकी बेसिक चीजें देखते हैं। तो इसमें एक हमारा फर्स्ट चैप्टर में एक वर्ड आता है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी मतलब किसके लिए रहेगा, स्थिर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज स्थिर होगी। मतलब इस चैप्टर में जो भी आवेशों के बारे में चर्चा करेंगे उसके अंदर आवेश कैसे होंगे, स्थिर होंगे। मीन्स आवेश भी कोई प्रकार का गति नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो हमारा आया हुआ है ग्रीक से। ग्रीक का एक वर्ड था इलेक्ट्रॉन, जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी वर्ड मिला हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिसिटी का ग्रीक में मीनिंग होता है एम्बर। एम्बर मीन्स रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का जैसा होता है। ठीक है, और दूसरा अगर हमें कोई भी आवेश को चेक करना हो कि मीन्स की आवेश यहाँ पे है या नहीं है, तो उसके लिए हमारा एक वर्ड आता, एक साधन आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या आएगा, हमारा जो साधन आता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आवेश है या नहीं है। ठीक है, तो और उसके बाद हम नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें तो आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकारों की बात करें तो आवेश के दो प्रकार आते हैं। फर्स्ट उसमें आएगा पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हो कि धन आयन। ठीक है, धन आवेश या पॉजिटिव। और धन आवेश की बात करें तो हमारा कौन सा होता है, प्रोटॉन। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरा प्रकार होता है तो उसका नेगेटिव, या उसको बोल सकते हैं ऋण आवेश। ठीक है, दूसरा प्रकार होगा हमारा नेगेटिव, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारा कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव या धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा रहता है, हमेशा ऋण आवेश। ठीक है, तो इतनी चीज होगी इसके अंदर। और इसमें एक चीज याद रखनी है, तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि दो गुण होते हैं। जैसे अगर दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे रखा, मीन्स दो प्रोटॉन को अगर हम पास पास में रखे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स ये एक इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मीन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। और उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम एक धन आवेश रखे और एक दूसरा ऋण आवेश रखे, तो धन क्या करेगा, ऋण की ओर गति करेगा, और ऋण क्या करेगा, धन की ओर गति करेगा। तो इसमें से हमें एक चीज याद रखनी है कि दो समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दो अगर असमान होंगे, असमान में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे। ठीक है, इतनी चीज हमें याद रखनी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी की अगर हम बात करें तो एक साइड हम लिख देते हैं चालक। ठीक है, इसके दो से तीन अंतर हमें बताने। और दूसरा साइड हम लिख देते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, और बीच में क्या रहता है, चालक तथा विद्युत रोधी। तो चालक की बात करें तो चालक मतलब किसके बोलते हैं, जिसमें से क्या हो सकता है, विद्युत आसानी से पास हो सकता है, विद्युत आसानी से गुजर सकता है। और दूसरा क्या आएगा, जिसमें से आसानी से क्या हो सकता है, विद्युत पास ना हो सके। मिस ये अगर लिखना हो तो इसके लिए क्या लिख सकते, विद्युत का वहन ना हो सके। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। और जिसमें से विद्युत का आसानी से वहन हो सके उसको क्या बोलेंगे, चालक। ठीक है, और इसके पहला तो ये चीज हो जाएगी। और दूसरा अंतर ये होता है कि इनके अंदर प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है। इनके अंदर प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। तो इनके अंदर कैसा होता होगा, ज्यादा। अब प्रतिरोध का मतलब नाम से ही पता चल गया, प्रतिरोध मतलब जो विद्युत को वहन होने से क्या करता है, रोधित करता, मीन्स रोकता हो। ठीक है, प्रतिरोध कर रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर चालक पदार्थों के अंदर प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। और विद्युत रोधी पदार्थों के अंदर कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है,
और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसके अंदर हमारा आएगा इसकी चालकता कैसी होती है, ज्यादा होती है, और इनकी चालकता कैसी होती है, कम होती है। चालकता कम होती है तभी तो इनको क्या बोलते हैं, हम विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है। और इसके अगर हम उदाहरण देखने चाहे तो इसके अंदर हमारे उदाहरण आएंगे धातु और पानी। धातु के अंदर हम ले सकते हैं चांदी, सोना, तांबा, स्टील, ये सभी चीजें। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, पानी। और अगर विद्युत रोधी की बात करें तो विद्युत रोधी के अंदर हमारा आएगा, फर्स्ट आएगा रबर, कांच, फिर तेल। ठीक है। या फिर एक लास्ट लिखना हो तो लकड़ी। ठीक है, इतना रख सकते। तो इसके बाद अगर हम देखें दूसरा टॉपिक हमारा इसी के अंदर नेक्स्ट आता है आवेशन। आवेशन को अगर हमें लिखना हो तो आवेशन के लिए शॉर्ट में अगर सिंपल सी भाषा में हम बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग। चार्जिंग वर्ड हम ऑलरेडी दिन ब दिन बहुत बार यूज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं। ठीक है, मोबाइल हम यूज करते हैं तो मोबाइल क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है। ठीक है। और उसके अंदर अगर देखें तो उसके अंदर होता है क्या है, जैसे ही हम मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम प्लग लेते हैं, चार्जर लेते हैं, चार्जर को प्लग में लगा के एक पिन फोन में लगा के और ऑन करते हैं, वैसे धीरे धीरे उसके अंदर चार्ज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब इस के अंदर क्या होता है कि जो भी आवेश होते हैं धीरे धीरे फोन की बैटरी के अंदर क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। इस आवेश की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में चार्जिंग, या फिर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, आवेशन। तो आवेशन हमारा दो प्रकार से होता है, एक होता है संपर्क के द्वारा और दूसरा होगा हमारा बिना। एक फर्स्ट होगा संपर्क के द्वारा, दूसरा होगा हमारा बिना संपर्क के। ठीक है। तो संपर्क के द्वारा के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पानी की दो टंकी है। ठीक है। आकार सभी चीजें सेम है। पानी की हमने दो टंकी ली और मान लेते हैं कि पानी की एक टंकी क्या है, पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है। ठीक है। और बीच में क्या करते हैं, हम नीचे से एक वाल लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक हमने क्या लगा दिया, वाल लगा दिया। और पानी की पूरी की अगर टंकी पानी से भरी है, दूसरी उसी आकार की उसी शेप की दूसरी टंकी जो पूरी की पूरी कैसी है, खाली है। ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, इस वाल को अगर हम ओपन करेंगे, इस वाल को क्या करेंगे, खोलेंगे। जैसे ही वाल को खोलेंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, यहाँ से जो पानी है वो धीरे धीरे क्या करेगा, एंटर होने लगेगा। कहाँ पे, दूसरी टंकी के अंदर। और दूसरी टंकी में धीरे धीरे पानी का लेवल, पानी का स्तर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और पहली टंकी के अंदर पानी का स्तर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब पानी का लेवल दोनों टंकियों के अंदर कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। मीन्स पहली टंकी के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे क्या होने लग रहा था, कम होने लगा, और दूसरी टंकी के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है। और अब अगर हम बात करें तो जैसे इन प्रारंभ में देखा था, जब प्रारंभ में देखा था पहली टंकी हमारी क्या थी, पूरी की पूरी पानी से भरी हुई थी। और दूसरी टंकी की बात करें, दूसरी टंकी हमारी कैसी थी, खाली थी। और अब अगर हम बात करें, जैसे वाल हमने खोला तो वाल खोलने के बाद अगर हम देख रहे हैं तो पहली टंकी का धीरे धीरे पानी का स्तर क्या हो गया, कम हो गया। और दूसरी टंकी के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हम दूसरी टंकी की बात करें तो धीरे धीरे पानी उसके अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स दूसरी टंकी यहाँ पे क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ा, एक दूसरे के साथ संपर्क में करना पड़ा। ठीक है। इसी पर से अगर हमें आवेश के लिए समझना हो तो आवेश के लिए अगर समझना हो तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास दो धातु के गोले हैं। ठीक है। दो धातु के गोले, धातु के गोले को मान नाम देते हैं, पहले वाले को ए और दूसरे वाले को नाम देते हैं बी। और मान लेते हैं कि पहले के वाले के अंदर आवेश है प्लस क्यू और दूसरे वाले के आवेश के अंदर है जीरो। ठीक है। और जैसे हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क में करेंगे। और संपर्क में करोगे तो हम देखोगे कि आवेश क्या करेगा, एक गोले में से दूसरे गोले में वहन करना स्टार्ट करेगा। और वहन करना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए एक चीज याद रखना, कभी भी यहाँ पे जो आवेश होंगे, दो आवेश होते हैं हमारे, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो कभी भी यहाँ पे क्या चीज नहीं करेगी, धन आवेश कभी भी यहाँ पे गति नहीं करेंगे। हमेशा कौन सी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमने आगे भी देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आसानी से एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में जा सकते हैं, क्योंकि वो कम बंध से जुड़े होते हैं, उनका जो बंध की क्षमता होती है क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। ठीक है। और जैसे ही हम देखें तो दो गोले हैं हमारे धातु के, ए को हम कंसीडर करते हैं प्लस क्यू और दूसरे पे हमारा आवेश जीरो। और जैसे ही हम दूसरे को क्या करेंगे, संपर्क में करेंगे तो धीरे धीरे ए वाले के अंदर आवेश क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा।
जैसे अगर इसको हम कंसीडर करें कि हमारी टंकी थी ए और इसको अगर कंसीडर करें हम टंकी बी के लिए, ठीक है, तो ए के अंदर धीरे धीरे आवेश क्या होता है, कम होते जाएगा, और बी के अंदर धीरे धीरे आवेश क्या होता है, बढ़ते जाएगा। और कब तक वहन होगा, जब तक दोनों के अंदर आवेश का मान कैसा हो जाएगा, समान ना हो जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर देखें तो प्लस क्यू का मान धीरे धीरे कम होते जाएगा और जीरो का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जैसे क्यू का मान आधा हो गया, क्यू/2, तो आधा मान कहाँ गया, वो गया पूरा का पूरा बी के अंदर। तो अगर हम बी की बात करें तो बी का प्रारंभ में आवेश कितना था, 0, और अब अगर हम बी के आवेश की बात करें तो कितना हो गया, +q/2। मतलब इसके अंदर आवेश का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, आवेश की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब बी को हम क्या बोल सकते हैं कि बी यहाँ पे क्या कर रहा है, आवेश ग्रहण कर रहा है, या फिर इस प्रक्रिया को बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, आवेशन, या फिर बोलना चाह सकते हैं चार्जिंग। और ये किसके द्वारा हो रही है, यहाँ पे संपर्क के द्वारा, ठीक है। इतनी चीज याद रखना। और इसके अंदर अगर हम दूसरा टॉपिक देखें, दूसरा हमारा आएगा बिना संपर्क के। तो बिना संपर्क के लिए अगर हम देखना चाहे तो हम क्या करेंगे, एक धातु का गोला लिया और उसको क्या करेंगे, विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। क्या किया, एक धातु का गोला लिया और उसको कहाँ पे किया रखा है, विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है। ये हमारी कैसी रहेगी, विद्युत रोधी। मिस कोई भी आवेश क्या करेगा, स्टैंड के अंदर नहीं जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर देखें जैसे इसके अंदर क्या है, प्लस 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 प्लस, और दूसरे अगर हम आवेशों की बात करें, दूसरे कौन कौन से आवेश है, ऋण आवेश, ठीक है। और दोनों कैसे एक समान रूप से वितरित है। और जैसे अगर हम क्या करें, इसके पास अगर हम कोई प्लास्टिक की धन आवेशित छड़ को, ठीक है, तो दूसरी पद्धति अगर देखें तो दूसरी पद्धति किसके है? बिना संपर्क के द्वारा। बिना संपर्क के लिए क्या था हमारा, प्रेरण। तो प्रेरण के लिए हमें क्या करना है, एक धातु का गोला लिया हुआ है, धातु के गोले के पास हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक या ग्लास की छड़ लेंगे जो कैसी होगी, ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित और धन आवेशित क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ऋण आवेशित का मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसके अंदर ऋण आवेशित का मतलब होगा जिसके अंदर प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, ज्यादा हो। और हमारा ये जो धातु का गोला ये कैसा है, हमारा अनावेशित। अनावेशित का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। अनावेशित का मतलब होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है। मतलब स्टार्टिंग में हमारा धातु का गोला कैसा होगा, अनावेशित होगा। और उसको कहाँ पे रखा हुआ है, एक अनावेशित एक विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा। हम कोई भी आवेश यहाँ पे गति कर पाएगा नहीं। तो जैसे अगर हम क्या करेंगे, और एक समान रूप से यहाँ पे क्या है, वितरित है, ठीक है। और ये हो गई हमारी पहली परिस्थिति। और जैसे ही हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की रोड को, प्लास्टिक की छड़ को पास में लेके आएंगे, तो प्लास्टिक के छड़ को अगर पास में लेके आए तो हमें पता है कि ऋण आवेश पे क्या करेगा, अपाकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो ऋण आवेश धातु के गोले पे वो क्या करेंगे, उससे दूर जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम दूसरी परिस्थिति की ड्रॉ करें, दूसरी परिस्थिति में होगा कि ऋण आवेश क्या हो जाएंगे, सभी एक सिरे पे आ जाएंगे, और धन आवेश क्या हो जाएंगे, उसकी ओर आकर्षित होकर एक सिरे पे आ जाएंगे, जहाँ पे क्या की होगी, हमने जो छड़ रखी हुई है, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है। और जैसे इस ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित को अगर हम और बल लगाएं, और दूसरे सिरे पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई हम चालक तार को जोड़ दें, और जिसको दूसरा सिरा कहाँ पे जोड़ेंगे, अर्थ के साथ, मीन्स की पृथ्वी के, जमीन के साथ। और इसकी वजह से क्या होगा, जो ऋण आवेश है उन पे बल लगने के से धीरे धीरे क्या करेंगे, चालक तार में बाहर जाने लगेंगे, और बाहर जाते जाते कहाँ पे चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो सभी ऋण आवेश है कहाँ पर चले गए, हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। तो अगर तीसरी परिस्थिति को अगर हम ड्रॉ करें, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ कौन से आवेश बचेंगे, हमारे धन आवेश बचेंगे, और वो भी क्या होंगे, सिर्फ एक सिरे पे। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इस ऋण आवेशित छड़ को भी दूर कर दे, तो हमारे जो धन आवेश है वो भी क्या हो जाएंगे, वापस अपनी जगह पे पुनः वितरित हो जाएंगे। तो अगर बात करें तो प्लस 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 और प्लस। और अब अगर इस गोले की बात करें तो ये गोले पे सिर्फ कौन से आवेश है, धन आवेश है। और स्टार्टिंग में हमने जब देखा था तो हमारा गोला कैसा था, अनावेशित था। और अगर अब हम इसकी बात करें तो ये कैसा हो गया, हमारा धन आवेशित हो गया। और धन आवेशित हो गया मतलब इसके अंदर आवेश का मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और आवेश का मान बढ़ा मतलब इस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग हुआ। और बिना संपर्क के हुआ, इसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरण, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू। और जो भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लासेस। तो उसके अंदर आज देखने वाले हैं हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश का सेकेंड लेक्चर। और लास्ट लेक्चर हमने देखा था और उसकी
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत के आवेश के मूल गुणों की बात करें तो उसके 3 मूल गुण होते हैं। आवेशों की योज्यता, योज्यता का मतलब होता है योग करना, ठीक है। दूसरा आएगा विद्युत आवेश संरक्षित, संरक्षित में संरक्षण करना, में सेव करना या उसकी संख्या को फिक्स रखना। और तीसरा टॉपिक आएगा हमारा विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा आवेशों की योज्यता के लिए। आवेशों की योज्यता मतलब आवेशों का क्या करना है, हमें योग करना है। तो योग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि एक निकाय लिया हुआ है हमने, और उस निकाय के अंदर मान लेते हैं कि 3 आवेश है, प्लस Q1 जिसका मान है 2 कूलम, दूसरा है माइनस Q2 जिसका मान है -3 कूलम, और तीसरा आवेश है Q3 जिसका आवेश मान है +4 कूलम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस निकाय के अंदर कुल क्या होंगे, कुल आवेशों की संख्या क्या होगी या कुल आवेश क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये नहीं ले सकते डायरेक्टली 2 3 4 2 3 5 5 और 4 9, इसकी कुल 9 आवेश होंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आवेशों का जो ऋण होगा तो ऋण चिन्ह के साथ, और धन होगा तो धन चिन्ह के साथ। अगर जैसे मान लेते हैं हम बात करें कुल आवेश Q की बात करें, तो Q के लिए फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का मान कितना है +2, दूसरे की बात करें तो -3, और तीसरे की बात करें तो +4। तो +2 -3 -1 और +4, इसकी हमारा आंसर हो जाएगा +3, ठीक है। या फिर डायरेक्टली करना हो तो +2 +4 6 6 -3 +3, इस निकाय के अंदर हमारा आवेश होगा क्या +3, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम देखें आवेश संरक्षित, ठीक है। तो आवेश संरक्षित के लिए हमने पिछले 11th स्टैंडर्ड में हमने थोड़ा सा एक टॉपिक स्टडी किया हुआ है, कोणीय संवेग संरक्षण या रेखीय संवेग संरक्षण का। तो उसमें हम ये देखते थे कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग हमारा कैसा होता था, समान होता था, और उसी को हम क्या बोलते थे, संवेग संरक्षण बोलते थे। या फिर दूसरा एक टॉपिक देखना हो तो हम बोल सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, सिर्फ ऊर्जा को एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित कर सकते। तो बस वही सब चीजें यहाँ पे भी लागू होगी, बट चीज क्या होगी यहाँ पे आवेश के लिए होगी, ठीक है। तो अगर उसके लिए देखें तो हम क्या कंसीडर कर सकते, जैसे कि मान ले कि 2 गोले लेते हैं, फर्स्ट गोले को मान लेते हैं ए, और दूसरा हम गोला यहाँ पे ले लेते हैं उसको मान लेते हैं बी, ठीक है। और पहले गोले की अगर बात करें तो पहले गोले के अंदर जैसे हम ले लेते हैं आवेश 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमारे कैसे हो गए धन आवेश, और 4 1 2 3 4, 4 कैसे हो गए हमारे ऋण आवेश हो गए। और दूसरे गोले की बात करें तो उसके अंदर भी हम अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 और ये 4, 4 धन आवेश है, और ऋण आवेश भी हम कितना ले लेते हैं 1 2 3 4, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पूरा एक निकाय है। ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक निकाय हो गया। तो और निकाय की बात करें तो कुल धन आवेश कितने हमारे +8, और अगर कुल ऋण आवेश की बात करें तो भी कितना है हमारा -8, ठीक है। और प्लस आवेश मीन्स क्या होता है हमारा प्रोटॉन, और माइनस होगा उसको मीन्स क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन। इसकी 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, ठीक है। और अब हम क्या करें, दोनों के साथ अगर कोई प्रक्रिया कराए या दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क में करे, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा ऐसा कुछ आवेश क्या कर रहे होंगे, एक में से दूसरे में गति करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम देखें ये हो गया हमारा ए, और यहाँ पे हम बात करें बी, ठीक है। तो ए और ये हो गया हमारा बी। और आवेशों की बात करें तो आवेश अभी भी मान लेते हैं कि चारों के चारों धन आवेश इसी में, इसके अंदर भी अगर बात करें तो 4 धन आवेश है। बट अगर ऋण आवेशों की बात करें तो इसके अंदर जो चार चार में से मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 बचे और बाकी के 2 आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कुल ऋण आवेशों की संख्या हो जाएगी 6। तो ये कैसा हो जाएगा ऋण आवेशित, और ये कैसा हो जाएगा धन आवेशित। बट ये पता कैसा चला, तो उसके लिए अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में ज्यादा है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या कैसी है, कम है। तो ये कैसा होगा हमारा ऋण आवेशित। और स्टार्टिंग की जब बात करें तो इसके अंदर 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, विषय कैसा था आवेशहीन था, आवेश रहित था। और इसकी भी बात करें तो भी कैसा था हमारा आवेश रहित था, ठीक है। और अगर हम इस अभी भी इस पूरे निकाय की बात करें, दोनों की अगर हम एक साथ बात करें, ए हमारा कैसा हो गया धन आवेशित हो गया और बी ऋण आवेशित हो गया। फिर अगर अभी भी हम अगर दोनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है हमारी +8 हो गए हमारे प्रोटॉन,
और अभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोनों की मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में गति कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है नहीं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा है नहीं, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का संरक्षण। इसकी जितना प्रारंभ स्टार्टिंग में था उतना यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा अंत में होना चाहिए। ठीक है, तो उनकी संख्या में कोई भी परिवर्तन हो रहा है नहीं। ठीक है, कोई आवेश ना उत्पन्न हो सकता है ना नष्ट हो सकता है, सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो सकता है, रूपांतरित या परिवहन कर सकता है। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, ओके। तो हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, हमारा विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण के लिए कुछ नहीं, एक सिंपल सा सूत्र आता है, Q इक्वल टू एन ई, और जिसमें n होता है हमारा पूर्णांक संख्या और E होगा हमारा मूल आवेश, और मूल आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये होगा और प्रोटॉन के लिए भी होगा, सिर्फ फर्क ये होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे लेंगे माइनस और प्रोटॉन के लिए लेंगे हम प्लस। इसके लिए अगर फॉर्मूला में थोड़ा सा हमें चेंजेस करना तो क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस एन ई। तो एन ई का मतलब यहाँ पे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में हम क्या करेंगे, -1, -2, 0, +1, +2, ये सभी मान ले सकते हैं। ठीक है, बट इसमें हम कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं ले सकते, जैसे 1.5, 1.3, 1.9, ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर वैल्यू तुम्हें दी हो Q इक्वल टू प्लस और -2e, या फिर शॉर्ट में अगर और थोड़ा सा लिखे तो +2e। +2e का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। ठीक है, और अगर उसी की जगह हम यहाँ पे लिख रहे Q इक्वल टू -3e, वाले यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुल आवेश यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुल आवेश प्लस 2 प्रोटॉन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू ऐसे लिख दे, जैसे कि अगर लिख दे 1.5e, 1.5e का मतलब होता है डेढ़ इलेक्ट्रॉन या फिर डेढ़ प्रोटॉन, जो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते कहाँ पे, परमाणु के अंदर। और परमाणु क्या होता है हमारा, कि हम परमाणु को हम बोलते हैं कैसा होता है, अविभाज्य होता है। अविभाज्य होता है मतलब परमाणु का अगर भाग नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, परमाणु के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके केंद्र के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जब परमाणु के अगर टुकड़े नहीं हो सकते तो इलेक्ट्रॉन के टुकड़े होना पॉसिबल है नहीं। तो अगर टुकड़े नहीं हो सकते तो डेढ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा पॉसिबल होगा नहीं। तो हमेशा ये कैसे रहेगा, धन पूर्णांक या पूर्णांक संख्या हो सकती है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस रहेगा हमारा प्रोटॉन के लिए और माइनस रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ओके। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब का नियम तो कूलम्ब ने दिया था इसके लिए, और कूलम्ब का नियम रहेगा हमारा कूलम्बियन बल के लिए, आकर्षण बल के लिए, प्रतिकर्षण बल के लिए या विद्युत बल के लिए, कोई भी बलों के लिए अगर हमें इक्वेशन यूज करना तो किसका करेंगे, कूलम्ब के नियम का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि दो यहाँ पे आवेश है, एक मान लेते हैं कि +Q1 आवेश है, दूसरा हम यहाँ पे मान लेते हैं +Q2 आवेश है, और दोनों धन आवेश है। धन आवेश के लिए हमने आगे पढ़ चुका है, दोनों अगर धन आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिघर्षित करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या कर रहा होगा, दूसरे को प्रतिघर्षण बल लगा रहा होगा, उसकी बात करें तो ऐसे बल लगाएगा, और उसको अगर हमें लिखना हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, F21। और दूसरा वाला क्या कर रहा होगा, पहले वाले पे प्रतिघर्षण बल लगा रहा होगा, उसको हमें दर्शाना तो उसको क्या दर्शा सकते हैं, F12। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो एफ के साथ यहाँ पे थोड़ा सा 2 1 और 1 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे F21 का मतलब होता है 2 पर 1 द्वारा लगने वाला बल, और F12 का मतलब होता है 1 पर 2 द्वारा लगने वाला बल। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों धन आवेश, और दोनों धन आवेश की जगह मान लो अगर हमारा +Q1 हो और दूसरा आवेश हमारा -Q2 हो। ठीक है, और धन और ऋण के बीच में कैसा होता है, आकर्षण होता है। तो ये क्या करेगा, इस दिशा में बल लगेगा, और उसको क्या लिखेंगे हम, F12, और इस पे बल लगा रहा होगा Q1 वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, F21। ठीक है, और अब दोनों एक दूसरे के आकर्षित हो रहे, और यहाँ पे भी देखो तो F21 मतलब पहला क्या कर रहा है, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, और दूसरा वाला क्या कर रहा होगा, पहले को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। ठीक है, और दोनों कंडीशन में अगर देखें, दोनों बलों की दिशा कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। और इन सब चीजों के बलों का मान ज्ञात करने के लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया था। तो कूलम्ब के नियम के लिए अगर थोड़ा सा हम डेरिवेशन देखें तो क्या आता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मीन्स जो दो आवेश होंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरा अगर हम देखें, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी। ठीक है, तो अगर दूरी बढ़ाते आएंगे दोनों के बीच का बल का मान कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये होगा हमारा फाइनल सूत्र। और इसी सूत्र के हिसाब से क्या किया, कूलम्ब का एक नियम भी दिया हुआ है। नियम का सिद्धांत विधांत क्या होगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नियतांक यूज करते हैं, और यहाँ पे नियतांक हम यूज करते हैं के, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्या है, अब के हम देखना चाहे तो के कूलम्ब का नियम है, तो इसको क्या बोलेंगे, कूलम्ब नियतांक। के क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कूलम्ब नियतांक। और के का मान नियतांक है तो फिक्स रहेगा, और के का मान हमेशा रहेगा 9 इंटू 10⁹ SI मात्रक में। ठीक है, और दूसरा अगर के लिए हम सूत्र देखना चाहे तो के के लिए एक सूत्र भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 यहाँ पे होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी मीन्स किस पे निर्भर करेगी, माध्यम पे, मीन्स दोनों आवेशों को हम कौन से माध्यम पे रखते उस पे निर्भर करता है। ठीक है, और इसका मान भी फिक्स होता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, और इसका मान अगर यहाँ पे रख के पाई का 4 का मान सबका रख के अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम दोनों मान याद रखना है। बहुत बार एप्सिलॉन 0 का भी यूज करते हैं और के का भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद दूसरा नेक्स्ट टॉपिक देखें तो कूलम्ब का नियम सदिश स्वरूप में। तो इसके लिए सदिश स्वरूप की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कूलम्ब का नियम किसके लिए दिया हुआ है, बल के लिए। और बल हमारी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और सदिश राशि के लिए हमें मान और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें के Q1 Q2 आर का सबका मान रखेगा तो हम बल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इसकी दिशा क्या होगी, और दिशा याद करने के लिए हम किसका उपयोग करना है, सदिश स्वरूप में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या सीधे करते हैं, जैसे कि मान लो दो आवेश ले लेते हैं, एक हो गया Q1, दूसरा आवेश हम ले लेते हैं यहाँ पे Q2, और कोई भी एक संदर्भ बिंदु O के सापेक्ष में अगर Q2 की बात करें तो उसका स्थान सदिश ले लेते हैं R2, और पहले आवेश का स्थान सदिश अगर हम ले लेते हैं R1। ठीक है, और जैसे कि अगर हमने देखा कि दोनों अगर मान लेते हैं कि धन आवेश है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे पे प्रतिघर्षण बल लगा रहे होंगे। और प्रतिघर्षण बल की बात करें तो उसके लिए हमने ऐसा दर्शाया था कि यहाँ पे हम लिख देते हैं F21। ठीक है, तो यहाँ पे बल लग रहा है इस दिशा में, और इसको दर्शाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे कि 2 1 के लिए। ठीक है, और इस दिशा में बल लग रहा है तो उसके लिए यहाँ पे हम एक सदिश और बना देते हैं, जिसका मान हमें नहीं पता है तो उसको हम क्या करते हैं, आर से दर्शा देते हैं। और अगर आर का मान हमें निकालना तो उसके लिए हमने क्या है, 11th स्टैंडर्ड में एक दो सदिशों के योग के लिए एक विधि पढ़ी थी, त्रिभुज की विधि। तो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक सदिश R1, दूसरा सदिश R2 और तीसरा सदिश R2, इसकी त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज की विधि का हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि दो सदिशों का योग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सदिश हुआ पहला, थोड़ा अलग से बना देते हैं, ये हो गया हमारा R1, और उसके शीर्ष से दूसरा सदिश स्टार्ट हो रहा है, उसको हम दर्शा देते हैं R से, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, R2। इसकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा परिणामी सदिश कौन सा होगा, R2। तो R2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू R1 प्लस आर सतीश। बट हमें क्या निकालना था, आर निकालना था, तो आर को यहीं पे रहने देते, R1 है, इसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं। इसको दूसरी साइड हम लेके जाएंगे तो हमारे लिए आर का सूत्र आ जाएगा आर इक्वल टू R2 माइनस R1। और इसको अगर हमें शॉर्ट में याद रखने के लिए लिखना हो तो यहाँ पे 2 1 लिख देते हैं। तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। और वैसे अगर हमारा दूसरा सदिश दर्शाना हो R12, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले वाले की बात करते हैं इसके लिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे R21। ठीक है, तो अगर इसके लिए हमें बल का सूत्र लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू के Q1 Q2, और यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, पिछले वाले में हमने R कंसीडर किया था, बट यहाँ पे क्या है R21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21 सदिश का पर। ये तो हो गया मान के लिए। अब दिशा देखोगे तो R21 की दिशा में, और दिशा के लिए हमने स्टैंडर्ड में यूज करते थे
आई कैप, जे कैप और के वो कैसे होते थे, एकांक सदिश होते थे। बट यहाँ पे हमने तो आई कैप जे कैप कुछ लिया नहीं है, तो हम किसके लिए करेंगे, R21 के लिए। तो R21 के लिए और एकांक सदिश के स्वरूप में दर्शाना, तो उसके लिए क्या करेंगे, R21 और ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। उसका मतलब क्या जाएगा, जो बल है वो कौन सी दिशा में लग रहा है, R21 की दिशा में लग रहा है। और उसी की तरह अगर हम दूसरा और बात करें, तो दूसरे यहाँ पे कौन बल लगा रहा है, 1 पे बल लगा रहा है, और 1 पे बल कौन लगा रहा है, 2 वाला लगा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, क्या लिख सकते हैं, F12। और इसके लिए अगर हमें डायरेक्टली सूत्र लिखना हो, तो हम डायरेक्टली सूत्र लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, F12। और F12 के लिए यहाँ पे सूत्र हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और दिशा के लिए क्या करेंगे, आर के 1 2। और दोनों का अगर बल की बात करें, दोनों का बल का मान लगभग समान आ रहा है। वो समान ही होगा क्योंकि सभी चीजें समान है, दूरी समान है, आवेश समान है, के का मान समान है। बट दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो उसके लिए हमें शॉर्ट में लिखना तो क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू माइनस F21। ओके। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने कूलम का नियम देखा, फिर सदिश स्वरूप में देखा, तो किसके लिए होता है, कोई भी दो आवेशों के लिए उसकी एक लिमिट आ जाती है कि वो दो आवेशों के लिए कर सकते हैं। अगर लेकिन जरूरी नहीं कि सभी जगह दो आवेशों, जैसे कोई भी धातु लेते हैं तो उसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत से प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब हमेशा आवेशों की संख्या दो ना होकर दो से ज्यादा हो सकती है। तो उनके लिए अगर बल का मान ज्ञात करना, तो उसके लिए हम डायरेक्टली कूलम का नियम उपयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें हम अगर हम देखें, तो इसमें हम मान लेते हैं कि जैसे तीन आवेश है, Q1 Q2 और तीसरा आवेश ले लेते हैं Q3। ठीक है। और कोई भी एक संदर्भ बिंदु ले लेते हैं O के सापेक्ष में। अगर पहले वाले की बात करें तो इसका स्थान सदिश R1, दूसरे की बात करें तो इसका स्थान सदिश R2, और तीसरे वाले की बात करें तो इसका स्थान सदिश R3। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, तो 1 वाला दूसरे पे बल लगा रहा होगा, दूसरा वाला तीसरे पे बल लगा रहा होगा, तीसरा वाला दूसरे पे, और एले वाले पे, सभी एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे। तो हम किसी एक पे बल का मान ज्ञात करते हैं, और उसी प्रकार हम दूसरे सभी बलों के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो Q2 के लिए करते हैं, तो Q2 पे यहाँ पे कौन कौन बल लगा रहा होगा, Q2 पे Q1 बल लगा रहा होगा और Q3 बल लगा रहा होगा। और सभी मान लें कि तीनों अगर धन आवेश है, तो Q2 पे कौन सा बल लगेगा, Q1 से इस दिशा में बल लग रहा होगा, और उसको हमें दर्शाना, तो उसको हम किससे दर्शा सकते हैं, F21। F21 का मतलब दो पर एक द्वारा लगने वाला बल। और उसी प्रकार तीसरा आवेश भी क्या कर रहा होगा, दूसरे वाले पे बल लगा रहा होगा, और उसको अगर हमें दर्शाना, तो उसको हम क्या दर्शा देते हैं, F23। यहाँ पर अगर हम दूसरे आवेश की बात करें, दूसरे आवेश यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, एक तो हो गया F21 और दूसरा हो गया यहाँ पे F23। तो अगर आप बात करें कि यूट्यूब पे कुल आवेश, कुल बल कितना लग रहा है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं F2। तो दोनों बलों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे, तो उसको क्या लिख देते हैं, F21 प्लस F23। ठीक है। और F21 के लिए जैसे हमने आगे फॉर्मूला लिखा, तो उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, K Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर। और दिशा के लिए क्या कर देते हैं, R के 21 प्लस 23 के लिए अगर हमें लिखना हो, तो क्या लिख देते हैं, K Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर कैप, और दिशा के लिए R कैप 23। ठीक है। और इसी प्रकार मान लो कि यहाँ पे अगर एक आवेश और होता है Q4, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 24, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 का स्क्वायर कैप, दिशा के लिए R कैप 24। और इसी प्रकार तीन आवेश, चार आवेश, तो इसी प्रकार n आवेश हो, तो क्या करेंगे, प्लस डॉट डॉट n तक, Q2 Qn अपॉन R2n का स्क्वायर डॉट r दिशा के लिए R कैप 2n के लिए। और अगर सभी में से देखें, तो कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पे k सब में है, तो यहाँ पे F2 के लिए फाइनल सूत्र क्या आ जाएगा, k। और सब में से Q2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर डॉट R के 21 प्लस के Q2 कॉमन, तो इधर हो जाएगा Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर डॉट R के 23 प्लस के Q2 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा Q4 अपॉन R24 का स्क्वायर, और दिशा के लिए R के 24। और इसी को क्या बोलते हैं हम, अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब दो से ज्यादा आवेश होंगे तो उनका बलों का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है। ओके। आज के लिए हम इतना रखते हैं, और जिसको भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं।
ओके, बाय और टेक केयर। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।